मोदी जी भारत का प्रधानमंत्री है। बहुत अच्छा आदमी है, बहुत अनिष्ट आदमी है। उनका नेशनलिज्म लेके कोई संदेह किसी का नहीं हो सकता है। उनका ऑनेस्ट लेके भी किसी का संबंध में बिंदु मात्र डाउट नहीं हो सकता है। और उनका पूरा नेशनलिटी और ऑनेस्ट लेके डाउट करना बहुत बड़ा पाप होगा मेरे हिसाब से। लेकिन मोदी जी के अंदर एक चीज़ है, मोदी जी अपना इमेज को लेके बहुत चिंतित रहते हैं। उसका इमेज में थोड़ा से भी धूल लग जाए वो उसका बर्दाश्त नहीं है, उसका लिए बहुत सचेत रहता है। उसके इस वो एक पॉइंट को राहुल गांधी ने अच्छे से समझ गया। कांग्रेस ने आजकल जैसे चाहे वैसे मोदी जी को अंगुली पकड़ नाचने लग गया। मैं 2-3 उदाहरण दे रहा हूं जो मोदी जी केवल उनके ऊपर कोई आंच ना आ जाए, राहुल का नैरेटिव सक्सेस नहीं हो जाए, उसका डर में डिसीजन लिया। एक SC/ST एट्रोसिटी एक्ट को किसी को भी बिना इंक्वायरी करके जेल में डाल सकता है, सवर्ण जाति का आदमी को। ये निर्णय सुप्रीम कोर्ट में लिया था, ऐसे नहीं हो सकता है। किसी को बिना इंक्वायरी में किसी को जेल में नहीं डाल सकता है। किसी को जेल में डालने का पहले प्राइमा फेसी प्रूफ करना पड़ेगा, कुछ इंक्वायरी होना चाहिए, उसके बाद करें। लेकिन मोदी जी ने SC/ST उसको बुरा समझ जाएगा, उसको लिए कुछ बोल देगा, इस बात को ध्यान में रखते हुए सवर्ण जाति का इंटरेस्ट को बिल्कुल इग्नोर करते हुए उन्होंने SC/ST एक्ट को चेंज कर दिया। और वही किसी को वही किसी समय अरेस्ट किया जा सकता है SC/ST का FIR पर। उसके लिए कोई इंक्वायरी का जरूरी नहीं है। उसके बाद में मोदी जी ने राहुल गांधी का कास्ट बेस सेंसस के लिए भी एग्री हो गया। बीजेपी पहले तो कास्ट बेस सेंसर अच्छे नहीं है, जरूरी नहीं है, समाज को तोड़ने वाला है, ये सारी तर्क देते रहा, कई दिन तक देता रहा। और इसमें बीजेपी अच्छा समझता है सवर्ण जाति इस पर नाराज हो जाएगा, सवर्ण जाति का हित में नहीं है, समाज को तोड़ने वाला प्रोसेस होगा कास्ट बेस्ड सेंसस। लेकिन मोदी जी ने तब भी एग्री कर लिया। क्यों? कांग्रेस का राहुल गांधी ने पार्लियामेंट में खड़ा होकर बोल दिया, मैं तो एक करके बता रहूँगा और पार्लियामेंट में भी पास कराऊंगा। मोदी का ये लोग का हिम्मत नहीं है, मैं करूँगा। तो मोदी जी को लगा, अरे मेरे हिम्मत नहीं है, ये कैसी बात है, मैं भी कर देता हूँ। उन्हें कर दिया। ये तो जानते हुए जो सवर्ण जाति का वोट उनको हाथ से उनसे नाराज हो जाएगा। लेकिन सवर्ण जाति का भी एक मजबूरी है, वोट दे तो किसको दे। वोट सवर्ण जाति तो सेंसिटिव होता है, वो देश हित में सोचता है। आज का दिन में देश की परिस्थिति में मोदी को छोड़ देने से इमीडिएट प्राइम मिनिस्टर होने का लायक कोई नहीं है। राहुल गांधी तो बिल्कुल नहीं है। इसीलिए मजबूरी से सवर्ण जाति मोदी को वोट देता है। ये बात देने पड़ेगा, वोट मजबूरी सवर्ण जाति को वोट मोदी को ही देना पड़ेगा। ये बात मोदी को समझ में आता है। और मोदी ने SC/ST एक्ट को जैसे किया वैसे ही कास्ट बेस्ड सेंसस को भी एग्री कर लिया। ये तो गया थोड़ा दिन बाद। अभी ऑपरेशन सिंदूर का बाद में राहुल गांधी ने एक नया नैरेटिव खड़ा कर दिया। और इस नैरेटिव के बाद में देश में बहुत उथल हो गया, देश में बहुत नुकसान हो रहा है। राहुल गांधी ने ऑपरेशन सिंदूर के बाद में ये बात नैरेटिव बना दिया। ट्रम्प का फोन आया मोदी के पास, नरेंद्र तुम सरेंडर करो, और नरेंद्र सरेंडर हो गया। ये नैरेटिव को राहुल गांधी ने चलाया और इस नैरेटिव को बाय भी किया। कुछ हद तक आदमी को दिमाग में बैठ भी गया, हाँ हो सकता है ट्रम्प के साथ मोदी का बहुत अच्छा रिलेशन है, मोदी को फोन किया होगा और मोदी ने कर दिया बंद। लेकिन बात ऐसा है नहीं है, ऑपरेशन सिंदूर था, वो कोई वार नहीं था। सर्जिकल स्ट्राइक ऑपरेशन ये दीर्घ समय तक चल ही नहीं सकता।
ये शॉर्ट टर्म का लिए होता है, एक दो दो दिन का बाद हो गया, ऐसे ही होता है। मोदी ऐसे जवाब दे सकता है, लेकिन मोदी समझ रहे इसमें मेरा चेहरा खराब हो जाएगा, मेरा छवि के ऊपर धूल जम जाएगा। कैसे हम ट्रम्प से डर गया, ये बात राहुल ने साबित कर दिया, तो मेरे लिए नुकसान हो जाएगा। इसी डर में मोदी ने बोल दिया, नहीं मैंने मोदी से राहुल से ट्रम्प से डरा नहीं ना, ट्रम्प मेरे से फ़ोन किया। ट्रम्प बोलता है 3-4 बार उसने बोला जो मैंने बात किया था। ये नॉर्मल बात है, एक दो दोस्त आपस में अगर लड़ रहा है, दो दोस्त है, एक दोस्त दूसरा आदमी के साथ में लड़ाई कर रहा है पड़ोसी से, अगर ऐसी स्थिति में आगे देखने से हम भी बोलेंगे मेरे दोस्त को, भैया ये लड़ाई फड़ाई छोड़ो, बंद करो, शांति रखो। इस कोई भी एडवाइस करता है, इसको इजीली ले सकता था मोदी, लेकिन नहीं, मैं अमेरिका से डरा नहीं। ये प्रूव करने के लिए मोदी ने एक का बाद एक गलती करते गया, और जिसके लिए भारत का बहुत नुकसान है। ये बात है, मोदी से ट्रम्प का बहुत अच्छा रिलेशन था। ट्रम्प ने मोदी को अच्छा रेस्पेक्ट करता था, और मोदी एक बहुत अच्छा नेगोशिएटर है। ये ट्रम्प अपना मीटिंग में कई बार बोल चुका, मोदी बहुत टफ नेगोशिएटर है, मतलब मोदी को रेस्पेक्ट करता है, मोदी को नेशनलिज्म का, मोदी को अपना स्टेट का प्रति उसको ये उसको जो समर्पित भाव है उसको ट्रम्प भी रेस्पेक्ट करता है। लेकिन मोदी ने वो सारी चीज़ को, अपना रिलेशन को भूल गया, और अपना छवि खराब ना हो इसका चलते मोदी ने एक के बाद एक डिसीजन लेने लग गया। ईरान के साथ में खुलेआम ईरान के साथ में अलायंस कर लिया। ऑपरेशन सिंदूर का पहले ईरान से अमेरिका का सैंक्शन होने का बाद में भी अमेरिकन सैंक्शन को इग्नोर करते हुए अमेरिका से तेल लिया, लेकिन उतना गलवाया दोस्ती नहीं था। ऑपरेशन सिंधु के बाद में थोड़ा ज़्यादा ईरान से गला मिलने लग गया। अभी ईरान के बारे में मैं थोड़ा बोलता हूँ। ईरान से तेल परचेज करने से नुकसान क्या है? भारत का फ़ायदा है, लेकिन दुनिया के लिए बहुत बड़ा नुकसान है। अमेरिका कोई अच्छा कंट्री नहीं है, अच्छा उद्देश्य में ईरान के ऊपर सैंक्शन नहीं किया, ये भी मैं मानता हूँ, लेकिन ईरान के ऊपर सैंक्शन करना बहुत ज़रूरी है। क्यों? ईरान को एक पूरा ईरान का से बाजार में सेल करने लायक एक ही चीज़ है, वो उसका ऑयल एंड नेचुरल गैस, बस वही है उसका संपत्ति, उसका बेच के उसका इकोनॉमी चलता है। और ईरान को इकोनॉमी थोड़ा मजबूत होती है। ईरान का प्रॉक्सी कौन है? हिजबुल्ला, हमास, हुती, पैलेस्टीन का वो जैसी ऐसी पूरा मुस्लिम टेररिस्ट कंट्रीज जो है वो ईरान का प्रॉक्सी है। वो अलकायदा, ईरान ये लोग को फंडिंग देता है, मुस्लिम टेररिज्म वर्ल्ड में कायम करके रखा। ईरान खुद भी एक शरीयत लॉ का कंट्री है, ईरान कोई डेमोक्रेटिक कंट्री नहीं है। ऐसी उम्मीद नहीं कर सकता आज ईरान में कोई बात मानत आयतुल्ला खुमानी है तो कल इलेक्शन हो जाएगा तो दूसरा आदमी आ जाएगा, पॉलिसी चेंज होगा, नहीं, ऐसी कोई गुंजाइश नहीं है। वहाँ डेमोक्रेसी नहीं है और वहाँ में शरीयत लॉ है और यही चलेगा और इसमें कोई परिवर्तन नहीं होने का कोई गुंजाइश नहीं है, इस पॉलिसी चलेगा। तो इस परिस्थिति में ईरान को हमको सपोर्ट करना का मतलब क्या होता है? हम हिजबुल्ला, हुती, हमास जैसी, पैलेस्टाइन जैसी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को हम मदद कर रहे हैं। ईरान मजबूत होगा, ये लोग को ईरान फंडिंग करेगा, ये लोग फंडिंग करेगा तो वर्ल्ड में टेररिज्म मजबूत होगा। तो क्या हम टेररिज्म को मजबूत करना चाहिए? यूएसए को एक साइड में रख दीजिए, यूएसए गलत है, यूएसए को सैंक्शन गलत है, मैं सबको साइड रख लीजिए, लेकिन इंडिविजुअली सोचिए, ईरान जैसी टेररिस्ट को प्रमोट करने वाला कंट्रीज को, टेररिज्म को प्रमोट करने वाला कंट्रीज को साथ में रिलेशन रखना, उसका साथ में ट्रेड करके उसका हाथ मजबूत करके टेररिस्ट का, मुस्लिम टेररिज्म का दुनिया में हैवॉक सिचुएशन क्रिएट करने का लायक परिस्थिति बना के देना, उसका हाथ में वेपन्स देना। ईरान आज मजबूत होगा तो ईरान अभी जैसे नियर टू न्यूक्लियर पावर में आ गया, वो लोग न्यूक्लियर सब कुछ डेवलप कर दिया, वो लोग हार्ड वाटर जो है वो बना लिया, वो लोग किसी भी समय वो लोग न्यूक्लियर वेपन्स बना लेगा। इस स्थिति में ईरान को और मजबूत करे, मुस्लिम टेररिस्ट के हाथ में न्यूक्लियर वेपन्स जा, इसलिए
इसके बाद में आता है, ये है संक्षेप में ईरान का परिस्थिति है। ईरान के साथ में भारत का गलबा या दोस्ती कहाँ तक सही है, इसमें आप विचार करिए। दूसरा काम किया मोदी ने, चीन का साथ में फिर से गला मिला लिया। चीन का, अमेरिका को साइड करके चीन का साथ में ट्रेड करेंगे। चीन का साथ में, चीन का अगर ट्रेड करके चीन और मजबूत होगा। चीन क्या करेगा? चीन तो वही है जो टेररिज्म को बढ़ा देता है। चीन वही है जो नॉर्थ कोरिया, जो पागल है, दुनिया में सबसे अनप्रिडिक्टेड डिक्टेटर है, जो उसका देश का कोई भी आदमी का जान माल का कोई इज्जत नहीं है, ह्यूमनिटी का कोई कीमत नहीं उसके पास में। जिसका चाहे जहाँ चाहे, जिसको चाहे, जब चाहे उसका गर्दन उड़ा देता है। ये है उसका नॉर्थ कोरिया का पॉपुलेशन का स्टेटस है। कोई कुछ बोल नहीं सकता है, डेमोक्रेसी का नाम निशाना नहीं है। तो उसको फंडिंग कौन करता है? न्यूक्लियर वेपन के अंदर चाइना दिया। चाइना का थोड़ा पीछे चला दीजिए। 1962 में हमारे साथ में हिंदी चीनी भाई भाई करके खूब गला मिलाया, लेकिन नतीजा क्या हुआ? रात का अंधेरा में भारत का ज़मीन पर घुस के 49,000 स्क्वायर किलोमीटर एरिया आज भी चाइना कब्जा करके रखा, तिब्बत का कब्जा करके रखा। चाइना एक साम्राज्यवादी देश है, चाइना साम्राज्यवादी देश है। चाइना में भी डेमोक्रेसी नहीं है, साम्राज्यवादी उसका पॉलिसी है। डेमोक्रेसी वहाँ है नहीं। डेमोक्रेसी जहाँ नहीं है वहाँ में पॉलिसी चेंज होने का कोई गुंजाइश है? बिल्कुल नहीं हो सकता। क्यों? सत्ता रिज्म चेंज नहीं होगा, वही पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी चलेगा और उसका ही पॉलिसी चलेगा। डेमोक्रेसी जहाँ है वह चलो एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन का बाद नया पार्टी भी चुन के आ सकता है। नया पार्टी आने से नया पॉलिसी आएगा तो एक उम्मीद कर सकता है, लेकिन चाइना से ऐसी कोई उम्मीद नहीं है। चाइना का पॉलिसी चेंज होगा ऐसी कोई उम्मीद नहीं है। चाइना एक डिक्टेटर है, चाइना एक सामरिक शक्ति है, चाइना एक साम्राज्यवादी शक्ति है। चाइना नॉर्थ कोरिया का जैसे डिक्टेटर को वेपन्स देता है। चाइना ईरान को न्यूक्लियर वेपन्स दिया। हिजबुल्लाह, हमास, हुती जैसे टेररिस्ट कंट्रीज को, एवं दुनिया का जितना टेररिस्ट कंट्रीज है उसको चाइना ही फंडिंग करता है। अपना देश में देखिए, भारत में कम्युनिस्ट CPI-ML, पीपुल्स वॉर गौर, आप जो भी MCC बिहार एरिया में जो भी माओवादी था वो लोग को फंडिंग कौन देता था? चाइना देता था। चाइना का पैसा से, चाइना का हथियार से भारत को इकोनॉमी को बर्बाद करने के लिए, भारत को डिस्टेबलाइज करने के लिए ये लोग आज 50 साल से काम कर रहा है। चाइना उसको फंडिंग कर। चाइना नेपाल का क्या हालत बना दिया देखिए। नेपाल में बिल्कुल अस्थिर कर दिया नेपाल को। नेपाल में चाइना अस्थिर कर दिया। चाइना कम्युनिस्ट पार्टी वो लोग को फंडिंग देता है, टेररिज्म है। बांग्लादेश को अस्थिर किया। पाकिस्तान का क्या हालत कर दिया? पाकिस्तान का बिल्कुल भुखमरी मारा दिया। जो है पाकिस्तान में उसका एकमात्र कारण चाइना पाकिस्तान का शोषण कर लिया। लेकिन पाकिस्तान का जनता मुस्लिम है, वो समझ नहीं रहा। भारत उसका आंख अंधा है, भारत विरोधी मनोभाव है। उसी चलते वो चाइना का पीछे लग बन गया। लेकिन चाइना पाकिस्तान को लूट लिया। पाकिस्तान का टेररिज्म को कौन हथियार देता है, कौन फंडिंग देता है? चाइना देता है। तो चाइना हमारा कौन सा काम का है? तो चाइना का साथ में हम ट्रेड करके हम दुनिया का कौन सा भला कर सकता है? रशिया US से अच्छा नहीं है, कोई बात नहीं, US से अच्छा नहीं, US से खराब है। लेकिन USA को साथ में लड़ने के लिए चाइना, ईरान, ये लोग मुस्लिम आतंकवादी साथ में हाथ मिलाने का कोई मतलब तो कुछ नहीं निकलता ना। उसमें कौन सा भला हो सकता है दुनिया का? ये लोग तो कल हमारा भी बड़ा गर्व कर सकता है, हमारा भी पाँव में कुल्हाड़ी मार रहा हूँ हम ये लोग के साथ में। तीसरा बात आ गया, चाइना का साथ में रशिया का दोस्ती है। चाइना भारत के साथ में आज अच्छी बात कर रहा है। क्यों? भारत का आज अमेरिका का साथ में भारत नाराज है, अमेरिका के अगेंस्ट में चाइना भी नाराज है। तो दोनों मिलके अमेरिका थोड़ा कॉर्नर करने की कोशिश करेगा। लेकिन जिस दिन चाइना को मालूम पड़ जाएगा अमेरिका भारत से 100% कट गया, उस दिन चाइना भारत को फिर से अटैक करेगा, जैसे 62 में किया था। 65 में जो पाकिस्तान हमारा भारत के अगेंस्ट में लड़ाई किया था, वो भी एक प्रॉक्सी वॉर था। चाइना ने कराया था पाकिस्तान को भारत के अगेंस्ट में लड़ाई। तो 62 में हमको जो हालत किया था, 65 में जो हालत किया था, वो ही हालत चाइना फिर से करेगा। लेकिन चाइना जिस दिन हमको अटैक करेगा, आप लिख के ले लीजिए, रशिया एक शब्द नहीं बोलेगा। रशिया एक
साइलेंट स्पेक्टेटर रहेगा, साइलेंट स्पेक्टेटर का रूप में रहेगा। और रशिया दूर से देखते भले कभी बोल सकता है हाँ हाँ भारत का साथ में बहुत अन्याय हो गया, हम बहुत दुखी है, भारत के साथ में चाइना को ऐसे नहीं करना चाहिए, ये बात भी नहीं बोलेगा। और बहुत दुखी है मैं बहुत, क्यों रशिया रशिया हमेशा अपना इंटरेस्ट देख के चलता है, रशिया किसी का नहीं है। हम लोग एक नैरेटिव बना दिए रशिया भारत के साथ में शुरू से है, भारत के साथ में शुरू से है, कहाँ का शुरू से है? रशिया का हिस्ट्री उठा कर देखिए, कब भारत को मदद किया? कभी नहीं मदद किया। 1939 में भारत में नेताजी सुभाष चंद्र बोसु ने चाइना को, ये रशियन यूएसएसआर था उस टाइम, यूएसएसआर को चिट्ठी लिखा था, स्टालिन था, उसको चिट्ठी लिखा दिया हम ये ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ में लड़ने चाहता है, आप तो साम्राज्यवाद का खिलाफ है तो आप हमको मदद करें साम्राज्यवाद के खिलाफ में लड़ने के लिए। लेकिन रशिया ने साफ शब्द में बोल दिया नहीं, ब्रिटिश के खिलाफ में मैं लड़ नहीं सकता। आप बोल सकते सेकेंड वर्ल्ड वॉर था, उसका इंटरेस्ट था, लेकिन सेकेंड वर्ल्ड वॉर में उस टाइम रशिया शामिल नहीं हुआ था। क्यों? रशिया साथ में जर्मनी का नॉन एग्रेशन पैक्ट था, जिसको था वार्सो पैक्ट बोलता है। वार्सो पैक्ट के हिसाब से जर्मन और रशिया एक दूसरे साथ में लड़ाई नहीं करेगा, ये एक लोग का एग्रीमेंट था। जर्मनी कब भारत को, ये रशिया को अटैक किया था लेनिनग्राड में 1941 का जून महीना में, और नेताजी चिट्ठी लिखा था कब? 1939 में जनवरी में ना, हाँ अप्रैल में वो उसने कांग्रेस से निकाला, मैंने इसे मई जून में उसने चिट्ठी लिखा था कि हम इसे लड़ने का चाहता हूँ, सामरिक मिलिट्री मदद असिस्टेंट हमको चाहिए, मिलिट्री कोऑपरेशन अगर हमको करे तो हम आर्मी बना के हम ब्रिटिश साम्राज्यवाद के खिलाफ में लड़ाई करेंगे। ये नेताजी का आह्वान में रशिया साथ नहीं दिया था। तो जो 62 में रशिया बोलते, आप बोलते हैं ना रशिया साम्राज्यवादी शक्ति का खिलाफ में लड़ता है, रशिया का इतिहास है साम्राज्यवाद का खिलाफ में लड़ना, कोई बात नहीं। क्या ब्रिटिश साम्राज्यवाद नहीं था? तो ब्रिटिश के खिलाफ में क्यों नहीं लड़ा? नहीं, क्यों? उसका कोई मतलब नहीं भारत से, ब्रिटिश से लड़ के वो क्यों अपने शक्ति को खाए करेगा, शक्ति को खत्म करेगा, इसलिए वो नहीं लड़ा। 65 में 1965 में पाकिस्तान हमको हमारे ऊपर अटैक किया, बाद में भारत रिटेलिएट किया एवं भारत लड़ाई जीत गया था। भारत लाहौर तक पहुंच गया था, कश्मीर का बहुत अंश कब्जा कर लिया। जगन भारत का सेना रिटेलिएट करके रिकवर कर लिया अपना लैंड, पाकिस्तान का कुछ लैंड भी अपना कब्जा में ले लिया, लाहौर तक पहुंच गया। उसके बाद वही रशिया बीच में आ गया, जो इतना साइलेंट रहा शुरू में, वो बीच में आ गया, हम दोस्ती करा देता हूँ, हम समझौता करा देता हूँ। समझौता करके नाम पर भारत का साथ से जितना जमीन भारत का आर्मी ने कब्जा किया था सब वापस करा दिया, सब भारत ने पाकिस्तान को वापस दे दिया। कश्मीर को का जो एरिया ले लिया उसको भी भारत अपना पास नहीं लिया, दे दिया। और लाल बहादुर शास्त्री जी को ताशकंद में लेके समझौता का नाम पर रशिया ने मर्डर करा दिया। रशियन भूमि में, यूएसएसआर का भूमि में लाल बहादुर शास्त्री जैसे एक ऑनेस्ट प्राइम मिनिस्टर भारत का, उसको हत्या हुआ था। डेथ नहीं हुआ था, नॉर्मल डेथ नहीं था, वो हत्या हुआ था, वो कॉन्स्पिरेसी था। और वो कॉन्स्पिरेसी में रशिया का भूमि में हुआ था, इसलिए रशिया उसका जिम्मेदारी से भाग नहीं सकता है। तो रशियन करेक्टर देखिए, आप बोलोगे एक 71 में बांग्लादेश का वार में 7th फ्लीट्स अमेरिका का इसमें 9th फ्लीट्स भेजा था, लेकिन उसमें परिस्थिति क्या था? सेकेंड वर्ल्ड वॉर का बाद में पूरा वर्ल्ड बाइपोलर हो गया था, दो शक्ति में विभाजित, यूएसए रशिया, दो अलग अलग खेमा हो गया था। कुछ ग्रुप रशिया के साथ में था, कुछ ग्रुप ब्रिटिश यूएसए के साथ में था। तो भारत नॉन अलायंस का नाम पर रशिया का साथ में, रशिया बहुत चालाक था, जो कुछ कंट्रीज को उसने नॉन अलायंस बना के रखा था, लेकिन वो लोग इनडायरेक्टली रशिया का पैसा से ही पलता था, रशिया का ही ग्रुप में था, जैसे उसमें से भारत भी एक था। तो भारत नॉन अलायंस का नाम पर रशिया का खेमा में था। और उस टाइम बांग्लादेश अगर अमेरिका के पास चला जाता तो अमेरिकन मिलिट्री बेस दियागो गार्सिया था बे ऑफ बंगाल में, तो दियागो गार्सिया से नजदीक पड़ता था, तो ये पूरा बे ऑफ बंगाल अमेरिका कब्जा में चला जाता था। इसमें रशिया का इंटरनेशनल पॉलिटिक्स करने में बहुत मुश्किल होता। तो रशिया अपना पॉलिटिकल बेस को बनाए रखने के लिए मजबूरी से
9th फ्लीट बे ऑफ बंगाल में भेजा था। लड़ाई का मैदान में नहीं आया था, दूर में खड़ा था। और अमेरिका का 7th फ्लीट पे दूर में ही खड़ा था, लेकिन अमेरिका का CIA शुरू से उस एरिया में काम कर रहा था, ये बात सत्य है। लेकिन रशिया दूर से खड़ा था, लेकिन भारतीय सेना बहादुरी के साथ में पाकिस्तान का सेना को पराजित करके बांग्लादेश को आज़ाद कर दिया था। लेकिन बांग्लादेश आज़ाद करने के बाद में मुजीबुर रहमान के 1.5 साल का अंदर 2-2.5 साल का अंदर मुजीबुर रहमान को मृत्यु हो गया, हत्या हो गया। तो रशिया का KGB अगर इतना इंटेलिजेंस इतना मजबूत है तो KGB मुजीबुर रहमान के रक्षा करने के लिए तो कुछ तो किया नहीं। बांग्लादेश के स्वाधीनता को बरकरार रखने के, इंटेक्ट रखने के लिए KGB तो कोई मदद नहीं किया। तो रशिया को हम कहाँ से अच्छा नंबर देंगे? रशिया, सब कुछ आदमी बोलता है रशिया हमारा बहुत बढ़िया मित्र है, बहुत बढ़िया मित्र है। कहाँ मित्र है, कैसे मित्र है, कौन सा जगह में रशिया हमको काम किया है? रशिया से हम तेल लेता है, रशिया से हमको कुछ सामान भी बेचता है, रशिया हमको कुछ टेक्नोलॉजी बेचा, लेकिन मजबूरी है, रशिया बेचेगा तो कहाँ बेचेगा? रशिया का मार्केट कहाँ है? रशिया से कौन लेगा? भारत नहीं लेगा। तो इसलिए पूरा दुनिया तो आधा से ज़्यादा दुनिया तो चाइना का कब्जा में चला गया, बाकी 30-40% चीन USA का कब्जा में है। तो रशिया का तो भूमि 2-4 ही बचा हुआ है, उसमें एक भारत। तो इसलिए भारत को टेक्नोलॉजी देगा, भारत को हाथ में रखना रशिया के लिए उतना ही मजबूरी है जितना भारत का। तो ऐसे कुल मिला के USA को इग्नोर करके खाली हम USA से नहीं डरता है, ये प्रूफ करने के लिए मोदी जी ईरान, चाइना, रशिया के साथ में जो गला मिलने की कोशिश कर रहा है वो गलत है। उसमें हमारा देश के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। USA अच्छा नहीं है तो USA को एकदम नाकार देना भी भारत के लिए बहुत बड़ा नुकसान होगा। USA जिस दिन पूरा 100% हट जाएगा उस दिन चाइना हमको हड़प लेने की कोशिश करेगा, यही लोग आपका खिलाफ में हो जाएगा। इसलिए ये कोई मोदी जी कोई बुद्धिमान का काम नहीं कर रहा है। चाइना का, रशिया और ईरान जैसी आदमी का साथ में गुट बना के, और अभी बहुत चर्चा है, मोदी जी ने एशिया समिट में बहुत बड़ा तगड़ा पॉलिटिक्स कर दिया। एशिया समिट में मोदी ने बहुत विजय हासिल कर दिया। लेकिन एशिया समिट में जो कंट्रीज था उसको मैं थोड़ा लिस्ट आपको पढ़ के बता रहा हूँ, आप देख लीजिए कौन हमारा काम का है, तो दुनिया का काम का है। सब उसमें 80% कंट्रीज में डेमोक्रेसी नहीं है, शरीयत रूल है। 80% कंट्रीज में मुस्लिम रूल है, मुस्लिम रूलर है, इस्लाम